ओम कल्याण मार्ग का पथिक 7वां भाग। शिक्षा का नियम पूर्वक आरंभ। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्। मनुस्मृति। बलिया इस समय जिला है। उस समय गाजीपुर जिला का सब डिवीजन था। बलिया पहुंचकर भी शायद पढ़ाई लिखाई का अल्लाह ही वाली होता, परंतु वहां के स्कूल के मुख्याध्यापक बाबू मुखर्जी पिताजी के पास पहुंच गए और यद्यपि उनके स्कूल में चौथी से ऊपर की कक्षा न थी, फिर भी परीक्षा लेने के पीछे मुझे अकेले के लिए तीसरी कक्षा बनाई गई। इंग्लिश भाषा में मेरी योग्यता बढ़ी हुई थी, इसीलिए जहां कुछ दिनों पीछे एक अंग्रेज कमिश्नर ने मेरे शुद्ध उच्चारण से प्रसन्न होकर विशेष पारितोषिक दिया था, वहां मार्गशीर्ष संवत 1929 के मध्य में राजा शिवप्रसाद CSI इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने परीक्षा लेकर मुझे द्वितीय कक्षा में उन्नति दी। यद्यपि पढ़ाई लिखाई में भी कुछ समय लगने लगा, परंतु सैर और कुश्ती और गतका लाठी सीखने में भी बहुत सा समय जाता था। बलिया में सिख खत्री विशेष मालदार थे। पटना साहब की संगत के वे शिष्य थे। उन्हीं में से एक श्याम सिंह कुश्ती लड़ाता और दूसरा अजीत सिंह गतके के हाथ बतलाता। अजीत सिंह सिर पर दस्तार शाहनामे में रुस्तम के चित्र के सदृश बांधता और हाथ में एक गुर्ज रखता था। तलवार हाथ में लिए विरोधी के सामने केवल रुमाल लेकर खड़ा होता और 3 पैंतरों में तलवार छीन लेता। बलिया की सभ्य सृष्टि। बलिया में सभ्य समाज के सभासद केवल तहसीलदार, मुंसिफ, पुलिस ऑफिसर और उनके पढ़े लिखे मातहत समझे जाते थे। शेष प्रजा में लखपति तक की भी कोई गिनती न थी। एक ओर राजपुरुष और दूसरी ओर उनके पांव तले रौंदी हुई प्रजा, तीसरी स्वतंत्र समाज का कुछ अस्तित्व ही न था। पिताजी यतः विषय वासनाओं से मुक्त थे, इसलिए उनसे सब दबते थे। कायस्थ तहसीलदार और उनके नायब, मुसलमान मुंसिफ और उनके कनौजियां सरिश्तेदार, राजपूत पुलिस दारोगा और सिख हेड मुहर्रिर सब के सब वेश्यागामी और प्रजा को लूटने वाले। परंतु तुलसीकृत रामायण पर जो मेरी श्रद्धा थी, उसने इस पतित समाज से मुझे घृणा दिला दी। तुलसीकृत रामायण पर इन दिनों एक विशेष घटना ने मेरी श्रद्धा और भी बढ़ा दी। एक रात पिताजी बलिया में ही अपने नित्य नियम के अनुसार रामायण की कथा कह रहे थे। मेरी उपस्थिति में पुलिस वालों तथा कुछ मोहल्ले वालों के अतिरिक्त एक बड़े मुकदमे की असामियां भी बैठी हुई थी। प्रसंग भगवान रामचंद्र की क्षमा का छिड़ गया और पिताजी ने सिद्ध किया कि यदि मनुष्य अपने पाप को स्वीकार कर ले तो उससे बढ़कर कोई प्रायश्चित्त नहीं। भगवान शरणागत को कभी त्यागते नहीं। अकस्मात पकड़े हुए अपराधियों में से एक लंबा दृढ़ांग पुरुष दोनों हाथ बांध पिताजी के सामने यह कहता हुआ साष्टांग लेट गया। श्रवण सुजस सुनायो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। पिताजी ने खड़े होकर उसे भूमि पर से उठा लिया और कहा, मुझ मनुष्य के सिर पाप क्यों चढ़ाते हो? उत्तर मिला, भगवन, राम ते अधिक राम कर दासा, मैं आपकी शरण में आया हूं, सारी कहानी सुन लो। उसने फिर चोरी और खून दोनों को मान लिया और जब उसका इकबाल लिखकर उसके हस्ताक्षर करा लिए गए तो उसके मुख की कांति वर्णन की सीमा का उल्लंघन कर गई थी। मुझ पर उस दृश्य का बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने जीवन में कई बार उसका स्मरण आया।
बलिया में कुछ पढ़ा लिखा तो, परंतु नियम पूर्वक शिक्षा का आरंभ अभी कहा नहीं जा सकता था। जिस प्रकार रुखड़ वैरागी बाबा ने 18 अध्याय गीता रगड़ मारी थी और गुरु एक भी नहीं बनाया था, इसी प्रकार अब तक मैं भी लयभज बना रहा। इधर उधर की बातें और हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सब रगड़ मारी और गुरु किसी एक विद्यालय को भी धारण नहीं किया था। तीसरी बार काशी में पहुंचकर सचमुच विद्यार्थी जीवन का जैसा कि उस समय था आरंभ हो गया। क्वींस महारानी वाले कॉलेज में प्रवेश। विद्या विहीनः पशुः। पौष संवत 1930 में मेरा प्रवेश क्वींस कॉलेज के स्कूल अर्थात पाठशाला विभाग में हो गया। इंस्पेक्टर के प्रमाण पत्र को देखते ही मुझे द्वितीय कक्षा में ले लिया गया। क्वींस कॉलेज, जिसे अब बनारस कॉलेज कहकर पुकारा जाता है, उस समय के संयुक्त प्रांत में बड़ी उच्च कोटि का महाविद्यालय था। अवध उस समय सर्वथा अलग सूबा था, परंतु उधर से भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी बनारस में ही आते थे। क्या महाविद्यालय भवन के सौंदर्य और गंभीर प्रभाव की दृष्टि से और क्या विद्यार्थियों की योग्यता की दृष्टि से आगरा, इलाहाबाद अर्थात प्रयाग इत्यादि कॉलेज इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इंजीनियर ने इमारत बनवाते हुए व्यय को अनुमान से इतना बेढप बढ़ा दिया था कि उसके लिए हिसाब किताब समझाना कठिन हो गया और उस बखेड़े से बचने के लिए उसे आत्मघात की शरण लेनी पड़ी। उसकी कब्र कॉलेज के बड़े आंगन के सामने बड़ी सुंदर बनी हुई है। कॉलेज के 2 मंजिले बेढबी के अंदर चलकर बड़ी विस्तृत वाटिका है। कॉलेज सामने है, जिसका एक ही बहुत लंबा हॉल है। उसके दोनों ओर 9-9 कमरे हैं। मध्य स्थानीय एक ओर के कमरे में उस समय का बड़ा भारी 2 मंजिला पुस्तकालय और दूसरी ओर के दाहिने कमरे में संस्कृत प्रोफेसर के बैठने का स्थान और दूसरी मंजिल में अद्भुतालय था। दोनों मध्यवर्ती कमरों की तीसरी मंजिल पर बुर्ज है, जिनमें से एक में संवत 1914 की राजक्रांति, अंग्रेजों की भाषा में गदर, में प्रिंसिपल ग्रिफिथ जा छिपे थे। इंग्लिश विभाग के सब प्रोफेसर और स्कूल की 2 बड़ी जमातों की टीचर तो 11 कमरों में बैठे थे और शेष 5 कमरों में संस्कृत के अध्यापक बैठे थे। पंडित बालशास्त्री वैदिक और लौकिक साहित्य के, पंडित ढूंढीराज शास्त्री गणित के और प्रसिद्ध ज्योतिष के धुरंधर, पंडित बापूदो शास्त्री भी उन्हीं के अंतर्गत थे। हॉल खुला था और उसके बीच में मार्ग छोड़कर दोनों ओर 5वीं से 8वीं कक्षा तक मिडिल विभाग के विद्यार्थी बैठते थे। प्राइमरी की निचली जमातों के लिए हेडमास्टर साहब ने गवर्नमेंट से रहने के लिए मिली हुई अपनी कोठी किराए पर दे रखी थी, क्योंकि उन्होंने मोहल्ला दशाश्वमेध घाट पर अपना निजी मकान बनवा लिया था। बड़ी वाटिका की समाप्ति पर एक कोने में प्रिंसिपल साहब के रहने का बंगला और दूसरे कोने में एक कुंज में छिपा संगमरमर का मेज और उसी पत्थर का बेंच था, जिस पर कागज और पेंसिल धरे रहते थे। चारों वेदों का इंग्लिश गद्य में अनुवाद करने वाले प्रिंसिपल राल्फ T.H. ग्रिफिथ कवि थे और जब नए विचार हृदय में उठते तो इसी संगमरमर के बेंच पर बैठकर हृदय के उद्गार पेंसिल द्वारा प्रकट किया करते थे। मैंने 2 बार उनकी छोड़ी हुई कविता को पढ़कर अपने आप को धन्य समझा था, परंतु यह तो कॉलेज विभाग में आने के पीछे संवत 1933 ईस्वी की बात है। क्रमशः